मैं डॉक्टर दीपक, असिस्टेंट प्रोफेसर मिलिट्री स्टडीज़, हेमवती नंदन बहुगुणा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नैनी, प्रयागराज। आज हम लोग बात करते हैं कि बदलते परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में, कि जो समय के साथ ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस परिवर्तन में क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा भी परिवर्तित हुई है। इसके संबंध में हम देखते हैं कि शीत युद्ध के बाद जो विश्व व्यवस्था थी, उसके पश्चात भी दुनिया अभी भी एक बदलाव की स्थिति में है। इस बदलते हुए समय का मुख्य स्वरूप जो हमें दिखाई देता है, वो ये है कि यह व्यापक मात्रा में विवादों से घिरा हुआ है, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं बदलते हुए संधियों का ही रूप ले रही हैं। अतः बदलते हुए परिवेश की जिन परिस्थितियों ने सुरक्षा के क्षेत्र को प्रभावित किया है, सबसे पहले हमें उन्हें चिन्हित करने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन कौन से परिदृश्य हैं जिनमें सुरक्षा के परिदृश्य प्रभावित हुए हैं, वो कौन कौन से बिंदु हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान में समय एवं दूरी दोनों ही घटता जा रहा है, यानी कि समय की तीव्र उपयोगिता ने दूरी के महत्व को बिल्कुल घटा के रख दिया है। आज दूसरे पॉइंट पे जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं का जो महत्व था वो घटता जा रहा है, जो कि अब केवल यह एक गवर्नेंस मात्र ही रह गया है। अगली पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, राष्ट्रों की सुरक्षा सूचना एवं असूचना की महत्वपूर्ण भूमिका पर ही निर्भर होती जा रही है। इसी तरह आज खतरों का जो परिवर्तित स्वरूप है, उसमें कोई एक देश प्रभावित न होकर विश्व के सभी देश उससे प्रभावित हो सकते हैं। कोरोना संकट एकदम सभी के सामने उपलब्ध है कि किसी एक देश से शुरू होकर पूरा विश्व परिदृश्य इससे प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रों के लिए खतरा कहीं से भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये सभी के लिए खतरा बन जा रहा है। इसके साथ घटते हुए प्राकृतिक संसाधन, जल, खाद्य एवं ऊर्जा राष्ट्रों की चुनौती को बहुत अत्यधिक हद तक प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि यह संघर्ष का भी कारण बनते जा रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों में एक चीज़ दिखाई देती है कि सुरक्षा की गारंटी हमें कहाँ मिलती है। आपसी राष्ट्रों की संधियों की विश्वसनीयता पर निर्भर होती जा रही है। विज्ञान एवं तकनीकी के दुरुपयोग की संभावनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज एक राष्ट्र को खतरा दूसरे राष्ट्र की अपेक्षा गैर राष्ट्र इकाइयों से कहीं अधिक होती जा रही हैं। इस तरह हम देखते हैं कि उपरोक्त जो परिस्थितियां आज हमारे सामने विद्यमान हैं, इसमें सुरक्षा के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन जो हैं, वो राष्ट्र की अवधारणा और इसके व्यवहारिक अर्थ को एक विस्तार रूप प्रदान कर दे रहे हैं। शीत युद्ध के काल के दौरान सुरक्षा का जो स्वरूप हमें दिखाई दिया था, उसमें सुरक्षा की अवधारणा अपने एक भ्रांतिगत स्वरूप में व्यवस्थित थी, जिसमें राष्ट्रों द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकृत किया गया था। सैन्य अर्थ बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि सारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ ही था रक्षा से संबंधित लिया जाता था, कि बाह्य खतरे जो होंगे उनसे अपनी आंतरिक खतरों की ही सुरक्षा करने की बात की जाती थी। इस तरह अगर हम देखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा या क्षेत्रीय सुरक्षा के तहत क्षेत्रीय संधियों द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में पश्चिमी देशों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में सीमाओं के बाहरी खतरों, प्रक्षेपास्त्र, परमाणु इत्यादि चीज़ों को लिया जाता था। इस तरह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा को मूलतः सैनिक खतरों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्वरूप के रूप में लिया गया, जिसमें सुरक्षा का मापदंड हैंस मार्गेंथाउ का शक्ति सिद्धांत, यानी कि शक्ति ही सर्वोच्चता थी, ये परंपरागत अर्थों में राष्ट्रीय सुरक्षा के अर्थ में लिया जाता था। राष्ट्रीय सुरक्षा के परंपरागत अर्थ को स्वरूप करने में विभिन्न विद्वानों ने अपने योगदान भी दिए हैं, लेकिन इस समय से दो प्रमुख विद्वानों के हम उदाहरण लेते हैं और देखते हैं वो समकालीन परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा को किस प्रकार देखते थे। प्रख्यात अमेरिकी पत्रकार और टिप्पणीकार वाल्टर लिपमैन ने जो परिभाषाएं दी थीं, एक परिभाषा ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि एक राष्ट्र की सुरक्षा तभी समझी जा सकती है जब उसे अपने हितों को युद्ध निवारण हेतु बलिदान नहीं करना पड़ता, और यदि उसे चुनौती दी गई तो वह युद्ध के द्वारा उसे बनाए रखने के लिए योग्य होता है। दूसरी परिभाषा क्या है?
दूसरे विद्वानों ने दिया है बर्कोविट्स एंड ब्रुक्स के अनुसार कि राष्ट्रीय सुरक्षा बाह्य खतरों से अपने आंतरिक मूल्यों की रक्षा करने की एक क्षमता है। इसके अलावा और भी अनेक परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं, परंतु इन दोनों परिभाषाओं का यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के परंपरागत अर्थ के केंद्र बिंदुओं में, यानी कि उसके हितों, मूल्यों, खतरों और युद्ध की ओर ध्यान आकर्षित करने की बात कही गई है। स्पष्ट रूप से ये परिभाषाएं जो है राष्ट्र के आंतरिक तत्वों अर्थात हितों, हित क्या होता है किसी राष्ट्र का, कि राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना, ये किसी राष्ट्र के हित में आता है। और मूल्य क्या होते हैं, मूल्यों में क्षेत्रीयता, यानी कि निर्धारित क्षेत्र पर एक जनसमूह का आधिपत्य जो होता है वो एक क्षेत्रीयता के तहत यानी क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना। राजनीतिक स्वायत्ता यानी एक तरीके से संप्रभुता जिसे हम कह सकते हैं, मित्र या शत्रु तय करने की स्वतंत्रता या विदेश नीति निर्धारित करने की जिसे क्षमता भी कहा जाता है। और तीसरी चीज आंतरिक स्वायत्ता। आंतरिक स्वायत्ता मतलब देश की आंतरिक व्यवस्था निर्धारित करने की जो स्वतंत्रता होती थी। यानी कि हित में जब हम देखते हैं कि किसी राष्ट्र को हित में क्या चीजें आती हैं, और हित में क्या आता है, राष्ट्रीय शक्ति का विकास आता है, मूल्यों में उसकी क्षेत्रीय अखंडता आती है, उसका राजनीतिक स्वायत्ता यानी संप्रभुता की सुरक्षा करना आता है, तथा आंतरिक स्वायत्ता की रक्षा करने की बात आती है। इस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय हित के विभिन्न तत्वों को एक सीमित क्षेत्र में बांधने का कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा करती थी। स्पष्टता, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ जो लिया गया परंपरागत अर्थों में वो था बाह्य आक्रमणों से भूभागों की सुरक्षा करना, विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, नाभिकीय विनाश के खतरों से वैश्विक सुरक्षा के रूप में लिया गया। यह परिप्रेक्ष्य जब हम देखें तो यह जनता की सुरक्षा की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा से अधिक संबद्ध है। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य की सुरक्षा के समकक्ष होती है, यानी कि राष्ट्र का सुरक्षा यानी कि राज्य की सुरक्षा, जिसमें सैन्य क्षमता का विस्तार करना, विरोधी के प्रति प्रतिरोध के लिए हथियारों की प्राप्ति करना, नाभिकीय हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से प्राप्त कर लिया जाए, इन्हीं सारे तत्वों को सम्मिलित किया जाता था। यानी कि सुरक्षा का यह शस्त्र से संबंधित जो विचार है वो राज्यों द्वारा अपने भूभागीय अखंडता को प्राप्त करना, स्वायत्ता एवं घरेलू राजनीतिक व्यवस्था को अन्य राज्यों से होने वाले खतरों के प्रति फोर्स द्वारा यानी बल प्रयोग से संबंधित था। परंतु यह विचार प्रतिद्वंदी राष्ट्र के द्वारा उत्पन्न अन्य प्रकार के खतरों, बहुत से खतरे आज वर्तमान समय में दिखाई दे रहे हैं, जैसे पर्यावरणीय, आर्थिक व सांस्कृतिक आदि को राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा में सम्मिलित नहीं करता था। वास्तव में जनसाधारण के लिए सुरक्षा का अर्थ बहुत अर्थों में लिया जा सकता है। बीमारी है, भूख है, बेरोजगारी है, अपराध है, सामाजिक संघर्ष है, राजनैतिक उत्पीड़न है और पर्यावरणीय खतरों से संरक्षा करना है। ये शीत युद्ध काल के बाद बदलते हुए परिदृश्य में देखने से जो सुरक्षा का अधिकांशता जो अर्थ समझ में आता है वो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। यानी कि सुरक्षा के अर्थ को अब इस प्रकार से देखते हैं कि एक आम नागरिक जो अगर किसी जाम में फंस करके अब उसकी जान चली जाती है, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी भी जान उतनी ही कीमत है जितना बॉर्डर पे सैनिक को पड़ोसी देश से आक्रमण करने पे खतरा होता है। यानी अब जो सुरक्षा का हम वातावरण देखते हैं उसमें आंतरिक खतरों में भी मानव मूल्यों की बात करते हैं और बाह्य खतरों के साथ साथ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सैनिक सहायता में जो कमी दिखाई दे रही है, बढ़ते हुए असैनिक खतरे और सामाजिक असुरक्षा जैसे जो मुद्दों से राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसका केंद्र जो है अब वो सशस्त्रीकरण से हट करके मानव विकास और शस्त्रीकरण की ओर हो गया है। वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ युद्ध से बचाव की योग्यता के लिए ही नहीं होता है, वरन इसका एक व्यापक अर्थ है, वो है कि जन कल्याण, उसकी उत्तरजीवता के लिए अन्य खतरों, मुख्य रूप से आंतरिक खतरों से सुरक्षा के लिए भी प्रयुक्त होता है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा में मनोवैज्ञानिक, सैनिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक, सांस्कृतिक आदि बहुत ढेर सारे आयाम जो हैं वर्तमान में सम्मिलित हो गए हैं। आज असैनिक
व आंतरिक खतरे राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। इस विषय में हम देखते हैं कि सोवियत संघ जब प्रतिरोध के विघटन से यह हमें अनुभूति मिली थी कि अत्यधिक सैन्य बल जो है वो राष्ट्रीय एकता और भूभागीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं हो सकता है, बल्कि आर्थिक विकास के लाभों का समाज के विभिन्न वर्गों में एक समान वितरण होने की आवश्यकता है। आज एक राष्ट्र को बाह्य व आंतरिक खतरों के साथ साथ भूमंडलीयकरण के परिणाम स्वरूप बहुत से आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, और जो उसकी सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसकी सुरक्षा का एक प्रमुख आधार हो गया है। जिस तरीके से विश्व व्यवस्था चल रही है उसमें इकोनॉमिक पावर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में हम देखते हैं कि रॉबर्ट मैकनमारा एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रतिपादित की थी। वो कहते हैं कि राष्ट्र का अर्थ है विकास, सैनिक साजो सामान की प्राप्ति नहीं, क्योंकि विकास के बिना कोई सुरक्षा संभव नहीं है। इसी संदर्भ में एक विद्वान हुए हैं के सुब्रमण्यम, जिन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की एकरूपता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपनी बात जो कही है वो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ मात्र क्षेत्रीय अखंडता नहीं होती, बल्कि इसका अर्थ यह भी होता है कि देश का शीघ्र से शीघ्र औद्योगिकीकरण हो और उसके पास एक सशक्तशील, सुसंगठित, समतावादी एवं प्रौद्योगिकी समाज का निर्माण करने की भी एक क्षमता होती है। इस तरह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि आज सुरक्षा का तात्पर्य सैनिक शक्ति का विस्तार एवं क्षेत्रीय अखंडता को ही कायम रखना नहीं है, बल्कि विकास की सुरक्षा करना है। विकास की सुरक्षा से आशय समकालीन अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में एक अपेक्षाकृत विकास के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं से सुरक्षा करना है। इन बाधाओं में आंतरिक एवं बाह्य, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सभी प्रकार के तत्व सम्मिलित हैं जो किसी राष्ट्र राज्य के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करते हैं। राष्ट्र राज्यों के सर्वांगीण विकास में अंतर्निर्भरता भी बहुत व्यापक हो चुकी है, इसीलिए कि सुरक्षा की गारंटी एक पक्ष से अब बढ़ करके सहयोगात्मक सुरक्षा, यानी कि सहयोगात्मक सुरक्षा के अंदर क्या लेते हैं, सामूहिक सुरक्षा, समांग सुरक्षा, सहयोगी सुरक्षा, वैश्विक रक्षा, इन सारी चीज़ों को हम सामूहिक सुरक्षा तथा मानव मूल्यों की सुरक्षा पर अब हम निर्भर करने लगे हैं। इस तरह यदि हम निष्कर्ष के तौर पे देखें कुछ शब्दों में ही एक पारिभाषिक तौर पे कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसे कहते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले सभी मूर्त एवं अमूर्त तत्वों की बाह्य एवं आंतरिक, सैनिक व असैनिक, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारकों के सभी नकारात्मक तत्वों से उसकी सुरक्षा करना ही सही अर्थों में राष्ट्रीय सुरक्षा है। परंतु इस संदर्भ में एक बात ये ध्यान रखनी होगी, जैसा कि अर्नाल्ड बुल्फर ने एक अपने कथन में कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का सर्वसम्मत व्याख्या और निरूपण करना संभव नहीं है। वो लिखते हैं इस संबंध में कि राष्ट्रीय सुरक्षा भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले खतरे कौन हैं, यानी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा को वो कौन कौन से खतरे हैं जो प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा नीति के निर्धारण के संबंध में यह चिंतन बहुत जरूरी है कि राष्ट्र को खतरा किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से पैदा हो सकता है। जब तक नीति निर्धारकों परिस्थितियों की गंभीरता को समझ करके राजनीतिक उद्देश्यों का निर्धारण नहीं करते, तब तक उन्हें अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह उत्पन्न होने वाले खतरों का अवलोकन करके कि कौन कौन से खतरे हैं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। निसंदेह वर्तमान में किसी राष्ट्र के बुनियादी मूल्यों और हितों के प्रति खतरे को बाह्य या आंतरिक, सैनिक या असैनिक रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि एक निर्धारित समय में मूल्य या हित विशेष को कई तरह के खतरे हो सकते हैं। किसी राष्ट्र के समक्ष कुछ तत्कालिक संकट पैदा करने वाले हो सकते हैं,
कुछ दूरस्थ हो सकते हैं, कुछ खतरे वास्तविक हो सकते हैं जो बुनियादी मूल्यों और हितों को सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ को खतरा मानने से स्पष्ट आधार ना भी हो, लेकिन फिर भी वो खतरे का काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि खतरे किसी हद तक देखने वाले के नज़रिए से तय होता है, इसीलिए अंततः कुछ खतरों को प्रमुख तथा कुछ खतरों को गौण माना जाता है। जब हम इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले खतरों को देखते हैं, तो हमें मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांट करके देखना चाहिए। पहला भाग जो है वो इस तरह हम देखते हैं कि कौन कौन से सैनिक खतरे हैं या सैनिक चुनौतियां हैं। लेकिन इन सैनिक खतरों और चुनौतियों में भी दो कैटेगरी में हम लेकर चलते हैं, क्योंकि ये जो खतरे होते हैं किसी राष्ट्र के समक्ष, या तो बाहर से होते हैं या आंतरिक से होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। कभी कभी आंतरिक खतरे बाह्य चुनौतियों को जन्म देते हैं, कभी आंतरिक खतरे बाह्य खतरे आंतरिक चुनौतियों को जन्म देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से सैनिक खतरे हैं जो बाह्य और आंतरिक हैं किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा आमतौर से देश की सीमा क्षेत्र पर विदेशी सैन्य खतरे से ही आंका जाता रहा है, किंतु वर्तमान में सरकार और जनता जो है वो जनमानस का एक विचार आंतरिक सुरक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित हो रहा है कि आंतरिक खतरे कहीं ज़्यादा खतरनाक अब होते जा रहे हैं। परंपरागत रूप से किसी राष्ट्र द्वारा सीमा सुरक्षा को अपने सुरक्षा आकलन में सर्वोच्च प्राथमिकता ही दिया जाता था, क्योंकि निश्चित क्षेत्रीय सीमांकन की अनुपस्थिति में व्यवहारिक समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। अतः हमारी बाउंड्री जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए थी, सुरक्षित होनी चाहिए थी। सामान्यतः यह माना जाता था कि किसी भी देश या सीमा के लिए संकट अधिकांशतः किसी दूसरे राष्ट्र की ओर से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु यह वास्तव में यह ऐतिहासिक रूप से पूर्ण सत्य बात नहीं है। बाहरी विजयों और आंतरिक विद्रोहों ने भी राष्ट्र की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का भी कार्य किया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ राष्ट्रों में विद्रोह होता है और विद्रोही उसी राष्ट्र के एक हिस्से को अलग करके एक नए राष्ट्र को जन्म दे देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य खतरों के रूप में अगर हम देखते हैं कि किसी राष्ट्र की भी देश की क्षेत्रीय अखंडता होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको किसी गैर राष्ट्र द्वारा या किसी संगठन द्वारा या समूह से भी चुनौती मिलती रहती है। पड़ोसी राष्ट्रों में रह रहे जातीय समूह किसी राष्ट्र की सीमा पार करके अपने स्वजातीय लोगों को भड़का के या हिंसा द्वारा जाति के आधार पर नया राष्ट्र बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इस तरह के प्रयासों को समुद्रणवार इरिडेंटिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा सीमा पर किसी जाति विशेष के धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भी आंदोलन किसी राज्य विदेश की सीमा में चलाया जा रहा, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इत्यादि चीज़ें होती रहती हैं। ये कट्टरपंथी जैसे विचारधारा और व्यवहारिक तत्वों को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे अन्य राजनैतिक प्रणालियों की आंतरिक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे वहाँ की शांति व्यवस्था भी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। इसके साथ एक खतरा और भी है, वह है कि राष्ट्रों की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते व्यापक संहार क्षमता वाले हथियार जो हैं, जिसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD का नाम दिया जाता है, का उत्पादन, उसका वितरण, भंडारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक वाह्य खतरे के रूप में है, जो सभी लोग जानते हैं। इसमें परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार, जिसे सामान्यतः ABC वेपन्स के नाम से भी जाना जाता है, यदि दुर्भाग्यवश इन हथियारों का प्रयोग होता है तो उन राष्ट्रों के अस्तित्व भी संकटग्रस्त हो जाते हैं जो इन हथियारों के निशाने पर भी नहीं थे। परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का विश्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार केवल 100 परमाणु हथियार अगर पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को ही नष्ट करने के लिए पर्याप्त के रूप में माने जा सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में एक और खतरा बहुत तेजी से समाज में फैलता जा रहा है, जिसे कह सकते हैं छोटे शस्त्रों एवं हल्के हथियारों के प्रसार की भी समस्याएं बहुत किसी हद तक राष्ट्र की सुरक्षा को एक चुनौती उत्पन्न करती हैं, क्योंकि राज्य हिंसा के इन हथियारों पर से अपना परंपरागत अधिकार खोते जा रहे हैं। व्यापक रूप से छोटे शस्त्रों और हल्के हथियारों के अंतर्गत तमाम स्वचालित असॉल्ट राइफल, AK श्रृंखला की क्लासिंको, अमेरिका की M16, इसराइल की UZI इत्यादि, रॉकेट प्रक्षेपित ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन, RDX, एंटी एयरक्राफ्ट
एंटी मिसाइल, ये सारी चीज़ें छोटे हथियारों में आती हैं। ये हथियार आकार में तो छोटे होते हैं और घातक परंतु होते हैं, तथा कम कीमत और आसानी से लोगों को प्राप्त भी हो जाते हैं। विश्व भर में एक बहुत बड़ी मात्रा में इनका एक व्यापार चलता है। आर्म्स ट्रेड एड की तरीके से ये बहुत ही वैश्विक सुरक्षा चुनौती को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सैनिक चुनौतियों में बाहर से और आंतरिक तरीके से कई तरह के खतरे हैं। अब हम बात करते हैं कि असैनिक खतरे और आंतरिक एवं बाह्य तौर पे कौन कौन से आंतरिक खतरे हैं, असैनिक खतरे हैं, क्योंकि आज का परिप्रेक्ष्य सुरक्षा को बहुत हद तक जो खतरे प्रभावित कर रहे हैं वो असैनिक खतरों के रूप में ही देखा जा रहा है। सुरक्षा के इस बदलते केंद्र बिंदु का जो राष्ट्रीय केंद्रीय सुरक्षा से मतलब राष्ट्र केंद्रित जो सुरक्षा हुआ करती थी, वो अब ये बिंदु शिफ्ट हो रहा है मानव केंद्रित सुरक्षा की इस नई विचारधारा की ओर। और आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा के एक संकुचित दायरे यानी परंपरागत आंतरिक एवं बाह्य से परे उन तत्वों एवं कारकों के प्रति भी संवेदनशील होता जा रहा है जो अंततः मानव की समग्र सुरक्षा या उसकी जीवितता को प्रभावित करने लगा है। इस संदर्भ में इन तत्वों यानी असैनिक कारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आकलित करने की ज़रूरत है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से वो कारक हैं जो असैनिक खतरे हैं जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। तो इसमें दिखाई देता है कि विदेशी सरकारें भी कभी कभी राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ असैनिक चुनौतियों को बढ़ावा देती हैं। प्रतिद्वंदी सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध वैचारिक युद्ध भी छेड़ सकती हैं। पारंपरिक विरोधी सरकारें विपक्षी राजनीतिक ताकतों को धन उपलब्ध करा करके या प्रचार के विभिन्न तरीकों द्वारा जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अस्थिरता ला सकती हैं। वे प्रतिद्वंदी देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए कई तरीके अपनाकर उन्हें छेड़छाड़ कर सकती हैं। यहाँ तक कि विदेशी सरकारें नदियाँ हैं, तालाब हैं, झील हैं, समुद्र हैं, इन सब में भी साझा यानी प्राकृतिक संसाधन जो हैं इनको जोड़ने तोड़ने से संबंधित या उन पर आधिपत्य से संबंधित अपने हितों को लेकर के विरोध उत्पन्न करती रहती हैं। असैनिक चुनौतियों जो हैं लोगों की भिन्न भिन्न रुचियों, कार्यक्रमों या जीवन शैलियों से भी के परिणाम से भी पैदा हो रही हैं, जिन्हें आजकल हम शत्रुहीन खतरे के रूप में भी देख सकते हैं। वर्तमान में मानव की अनियंत्रित गतिविधियां जो हैं वातावरण संतुलन पर एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही हैं। अतः पर्यावरणीय ये जो विकृति पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की वजह से जो भूमंडलीय उष्णता आती है यानी ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं वो बढ़ रहा है। और CFC का उपयोग जो है फ्रिज या एरोसोल आदि में भी किया जाता है। इस प्रकार के वाहनों एवं अन्य स्रोतों से निकलने वाले जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो ये ग्रीन हाउस गैस जिसे हम जानते हैं जलवाष्प के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ये मानव निर्मित CFC इत्यादि जो हैं वो वातावरण में अधिकता के कारण ग्रीन हाउस एक इफेक्ट प्रभाव पैदा करते हैं, जिनके कारण ध्रुवीय हिमखंड भी पिघल रहे हैं। परिणाम स्वरूप समुद्री स्तर का जल जो है वो समुद्र का जो जल है वो बढ़ता जा रहा है और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि निश्चय ही मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। मालदीव जैसे तमाम देश के डूबने की आशंकाएं भी इस तरह से व्यक्त की जाती रहती हैं। और भी परमाणु से संबंधित जैसे चेरनोबिल दुर्घटना जो हुई थी वो मानव के लिए उसके रेडिएशन से कुछ जो इफ़ेक्ट आते हैं वो किसी भी राष्ट्र के लिए सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो परमाणु या रासायनिक, कहने का मतलब यह है कि जो परमाणु या रासायनिक दुर्घटनाएं हैं वो अपने मूल स्थान में तो जो घटित होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन उनसे परे भी जो व्यक्ति हैं वो भी या जो समाज है वो भी उससे प्रभावित होकर के खतरे उत्पन्न करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आज जबकि सुरक्षा की अवधारणा काफ़ी हद तक किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था से प्रभावित होने लगी है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सीमाओं के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने अत्यंत आवश्यक हो गया है। सामान्यतः राष्ट्रीय सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर वस्तुएं, सेवाएं
एवं वित्त से के आवागमन से जुड़ी भूमंडलीकरण की जो अवधारणा के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त प्रणाली जो विकसित हुई है, प्रौद्योगिकी के कारण विकसित हुई है, एक ऐसी ही प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। ज़्यादातर देश मानते हैं कि भूमंडलीकरण अपरिहार्य एवं लाभदायक है, फिर भी इससे एक तरफ तो असमानताएं बढ़ती हैं, आर्थिक विस्थापन या विषमताएं भी बढ़ती रहती हैं, सामाजिक विभाजन फिर राजनीतिक उथल पुथल के कारण भी बनते रहते हैं। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आजकल भी हम देख सकते हैं कि केवल इसके आर्थिक लाभ के साथ साथ अगर कोई नुकसान भी होता है, हानिकारक चीज़ें भी हैं, तो वो पूरे वैश्विक लेवल पर फैलने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अन्य खतरों के रूप में हम देखते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में व्यापक आंतरिक एवं बाह्य जो विस्थापितों के द्वारा जो शरणार्थी समस्याएं आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, आज विश्व के अनेक देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। जैसे माल के, सेवा या धन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में भी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों के अनधिकृत एवं अनियंत्रित प्रवाह से सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि दमनकारी जो सरकारें हैं वो लोगों को, बड़े समूह को एक से दूसरे देश में जबरन निकाले जाने को मजबूर कर देती हैं। लेकिन लोग अपनी स्वेच्छा से भी आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण, विद्रोह के कारण, गरीबी के कारण अथवा प्राकृतिक आपदाओं के चलते विदेश में पलायन कर जाते हैं। यदि ये विस्थापित विदेशियों की संख्या ज़्यादा है तो उनकी उपस्थिति से जो मेजबान राष्ट्र में है सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के विपरीत रूप में प्रभावित करने को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है, जो उस राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा को देश के भीतर पनप रहे असैनिक कारणों से भी खतरा होता है। इसमें वाम एवं दक्षिणपंथी या राजनीतिक अतिवादियों, जातीय या धार्मिक नफरत फैलाना, नशीले पदार्थों की तस्करी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, भ्रष्टाचार, अनियंत्रित बीमारियां जो आज एक वैश्विक कारण बना हुआ है खतरे का, एड्स, सार्स, बर्ड फ्लू, प्लेग, कोरोना इत्यादि जो बीमारियां हैं जिन्होंने अपना प्रभाव वैश्विक स्तर पर किसी सैनिक खतरे की अपेक्षा बहुत ही अधिक असैनिक खतरे के रूप में ही पूरा विश्व इससे त्रस्त है। इसी तरीके से प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, सैन्यवाद की मनोवृत्ति आदि शामिल है इसमें। राजनीतिक अतिवाद राष्ट्र में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। कुछ अतिवादियों या जातीय या धर्म गुट क्रांतिकारी बदलाव के लिए अधिकाधिक हिंसा का मार्ग भी अपना रहे हैं और इनसे हमलों का लक्ष्य अक्सर केंद्र सरकार या उनके प्रतिनिधि, नौकरशाही, पुलिस व सशस्त्र बल के कर्मी भी होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी या नशीले पदार्थों के बढ़ते हुए व्यापार, ये असैनिक एक ऐसी चुनौती है जो न केवल स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी है बल्कि कानून और व्यवस्था के लिए भी चुनौती है। अपराधी गिरोह और संगठित माफिया जो होते हैं वो नशीले पदार्थों की तस्करी में फलते फूलते हैं। वे लोग अक्सर स्थानीय पुलिस प्रशासन, अधिकारियों, राजनेताओं को भी भ्रष्ट करते रहते हैं। इन तस्करों, छोटे हथियार बेचने वालों और जातीय व सांप्रदायिक हिंसा करने वालों के बीच एक साठ-गांठ होता है, एक गठबंधन होता है जो कि इस पूरे नेक्सस को क्रियान्वित करता है। जातीय या धार्मिक हिंसा फैलाने वाले उग्रवादी जो संगठन हैं वो धन प्राप्ति के लिए नशीले पदार्थों के तस्करों से जुड़ जाते हैं। मादक द्रव्य की तस्करी ही आतंकवादियों को हथियार खरीदने के लिए धन मुहैया कराती है, जिसका उपयोग सरकार या प्रतिद्वंदी दल के खिलाफ छेड़े गए अभियानों में भी होने लगता है। राजनीतिक अतिवादी जातीय धार्मिक हिंसा, नशीले पदार्थों की तस्करी और छोटे हथियारों के प्रसार से प्रशासनिक ढांचा किसी देश का है चरमराने लगता है और सरकार कानून और व्यवस्था लागू नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक संकट उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं इस असैनिक खतरों के बाद में कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे से हम निपट सकते हैं। तो इन उपायों में अगर हम देखें कि विश्व का कोई भी देश अपने भूगोल, आकार, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था
और राजनीति के आधार पर ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रारूप तैयार करता है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार जब हम करते हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य समझ में आता है कि कोई सरकार अपने बुनियादी मूल्यों व हितों के समक्ष उत्पन्न खतरों से कैसे निपट सकती है। निसंदेह सरकारों के समक्ष हमें दो विकल्प ही दिखाई देते हैं। एक है एक पक्षीय पहल के द्वारा और दूसरा है सहयोगी रुख द्वारा। एक पक्षीय मतलब यानी जब सरकार अपने संसाधनों व क्रियाकलापों के बल पे ही कार्रवाई करती है तो वह एक पक्षीय विकल्प होता है। आमतौर पर परंपरागत तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाइयाँ एक पक्षीय या दमनकारी रही हैं, जिसमें देश की रक्षा नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें सेना की भूमिका सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आता है। और जब हम सहयोगात्मक सुरक्षा की बात करते हैं तो सहयोगात्मक सुरक्षा एक पक्षीय अवधारणा के विपरीत सहयोगात्मक सुरक्षा के मूल में यह विचार आता है कि जरूरत पड़ने पर या खतरे की गंभीरता को कम करने के लिए सरकारें अन्य सरकारों यहाँ तक कि प्रतिद्वंदी देशों की सरकारों से भी सहयोग लेने की कोशिश करती हैं। इसे सहयोगात्मक सुरक्षा के रूप में हम देखते हैं। यह मुख्य रूप से तीन भागों में हो सकती, तीन तरीके से भी विश्व में दिखाई देता है। एक है रक्षात्मक संगठन के रूप में। रक्षात्मक संगठन जिसे कलेक्टिव डिफेंस भी कह सकते हैं, एक रक्षा संगठन के द्वारा, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा इत्यादि जो संगठन बने थे आपसी सहयोग के द्वारा। दूसरा है सामूहिक सुरक्षा, जिसमें वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन के सामूहिक सिद्धांत यूएनओ के द्वारा सामूहिक सुरक्षा की बात की गई थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरी बात जो सहयोगात्मक सुरक्षा में आती है वो है सहयोगी सुरक्षा। ये सहयोगी सुरक्षा क्या है कि सहयोगी सुरक्षा के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की जाती है कि अन्य देशों के इरादों और क्षमताओं के बारे में अनिश्चितता कम हो जाए, यानी कि प्रतिद्वंदी देशों के बीच उनके सुरक्षा उद्देश्य, भय और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक सूचना एवं विचारों के प्रवाह को बढ़ाकर एक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सुरक्षा मामलों में अधिक पारदर्शिता के अलावा सहयोगी सुरक्षा में इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि राष्ट्र ऐसे तरीके अपनाएं कि वे एक दूसरे के बारे में निश्चिंत रहें, बिल्कुल संदेह की स्थिति से ऊपर रहें। उसके लिए उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि सैन्य क्षेत्र में जैसे शस्त्र नियंत्रण और विश्वास कायम करना, जैसे CBMs वगैरह की जो बात की जाती है, इन उपायों द्वारा संचार की पारदर्शिता या संयम को बनाए रख करके हम इसको सुरक्षा को आपस में साझा करते हैं। और आमतौर पर सहयोगी सुरक्षा में आचरण के मानकों और नियमों पर आम सहमति बनाना ही शामिल है, जिससे खतरों की आशंकाओं को खत्म ना सही लेकिन उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का ये जो बदलते स्वरूप में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है कि इसका एक निष्कर्ष के रूप में हम देखें कि आखिर क्या निकल के आता है कि जो परिस्थितियां थी राष्ट्रीय सुरक्षा की, जो विश्व में परिदृश्य में जो बदलाव आए हैं, उसके साथ साथ जो एक परिवर्तन देखने में आया, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या निष्कर्ष समझ में आता है। तो हम देखते हैं कि जो हमने ये बातें बताई हैं, इन सबके निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा स्वयं में उन सभी वास्तविक खतरों से उत्पन्न प्रभावों का एक मिला जुला रूप है, जिसके फलस्वरूप किसी राष्ट्र के हितों का निर्माण होता है तथा जिसकी रक्षा से किसी राष्ट्र की सुरक्षा स्थापित होती है। जब कोई देश राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है तो वह 4 बुनियादी मूल्यों और हितों जैसे राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र, कूटनीतिक स्वायत्तता, इच्छित आंतरिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सत्ता को बनाए रखना चाहता है। साथ ही देश को अपने इन हितों और मूल्यों को बनाए रखने के लिए कई तरह की चुनौतियों जैसे सैन्य, असैन्य, आंतरिक एवं बाह्य का भी सामना करना पड़ता है। परंपरागत रूप में बुनियादी मूल्यों एवं हितों को होने वाले खतरे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख विषय माने जा रहे हैं। हालांकि यह अवधारणा वर्तमान विश्व परिदृश्य में आए परिवर्तनों के कारण अब बदल चुकी है। इसकी परिधि में भी बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है। सरकारें अब अभूतपूर्व रूप से आंतरिक व असैनिक खतरों के प्रति बहुत हद तक संवेदनशील हो चुकी हैं। आंतरिक तौर पर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा बुनियादी मूल्यों और हितों की रक्षा हेतु
एक पक्षीय बल प्रयोग पर ही केंद्रित हुआ करती थी, परंतु इस सोच में अब परिवर्तन आ गया है। सरकारें अपनी नीतिगत प्रतिक्रियाओं में सहकारी सुरक्षा उपाय और साधन सम्मिलित करके उसे विस्तार रूप दे रही हैं। यदि हम बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान अवधारणा का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि सुरक्षा का वातावरण में 3 प्रमुख परिवर्तन आए हैं। पहला परिवर्तन बाह्य से ज़्यादा आंतरिक सुरक्षा पर बल है। दूसरा, सैन्य से ज़्यादा गैर सैन्य सुरक्षा महत्वपूर्ण हुई है। तथा तीसरा, सुरक्षा राज्य केंद्रित होने के बजाय समाज केंद्रित हो गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भी परिवर्तन आया है, जो अब संकीर्ण और एक पक्षीय अवधारणा से अधिक बहुपक्षीय और सहयोगी बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।